नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है तो ग्लेशियरों के पिघलने की बात होती है। ग्लेशियरों का पिघलना न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय और वैश्विक समुदाय के सामने भी गंभीर चुनौतियों को पेश करता है। हाल ही में एक देश की अगर बात करें जिसका नाम है वेनेजुएला, तो आधुनिक इतिहास में संभवतः वो पहला ऐसा देश है जिसने पिछले दिनों अपने अंदर मौजूद 6 के 6 ग्लेशियरों को खो दिया है। और इस तरह से अगर देखें तो हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने की जो संभावना थी वो अगले 1 दशक में की जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इस ग्लेशियर को खोने की वजह से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि बेसिकली ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं पूरे वैश्विक समुदाय के संदर्भ में। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। विश्व का पहला देश जिसने खो दिया अपना आखिरी ग्लेशियर, तो बात वेनेजुएला से शुरू होगी। इसको हम समझेंगे, खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, इसको देखने के बाद ग्लेशियर क्या होता है, इस बात को समझेंगे, क्यों गायब हो रहे हैं ग्लेशियर और क्या होगा प्रभाव। अगर ग्लेशियर नहीं होंगे तो इसमें क्या ऐसी चिंता की बात है, हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। और अंत में अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों ही लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है। गोइंग ग्लेशियर गॉन, हाउ वेनेजुएला लॉस्ट इट्स लास्ट ग्लेशियर, व्हाई दिस मैटर्स। अब इसने अपना आखिरी ग्लेशियर खो दिया, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ग्लेशियर, जिसको कि हिमनद भी कहते हैं, हिमनद या बर्फ का पहाड़ सिंपल भाषा में अगर कहें तो वो कहा जाता है। और वेनेजुएला की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, आप देख सकते हैं वेनेजुएला की स्थिति यहाँ पर है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसका विस्तार है। तो इसी में इसके ग्लेशियर, 6 ग्लेशियर इसके पास हुआ करते थे, 6 ग्लेशियरों की ये भूमि हुआ करती थी। 2011 में 5 ग्लेशियर ऑलरेडी समाप्त हो चुके थे और हाल ही में इसका छठा और अंतिम जो ग्लेशियर था जिसका नाम हम्बोल्ट था, उसके समाप्त होने की वजह से ये ग्लेशियर विहीन देश हो गया है। और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में संभवतः यह पहला देश है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। अब इस वजह से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। 2023 में एक अध्ययन में ये बात कही गई कि 2100 तक, अर्थात अभी 2024 चल रहा है, 2100 तक आते आते विश्व के 2/3 ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे अगर यही गति चलती रही तो। अनुमान तो यह भी किया गया था कि यह ग्लेशियर अगले दशक में समाप्त होगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अनुमान से पहले ही इस ग्लेशियर का समाप्त होना एक चिंता की लकीरें सभी के माथे पर बनाती हैं। इस लिहाज से यह संदर्भ पूरा का पूरा चर्चा में है। अब आप देखें, हम्बोल्ट ग्लेशियर के समाप्त होने से यह अपेक्षा है कि ये जो अपेक्षा की गई थी उस अपेक्षा से पहले ये पिघल रहा है। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें ताकि ये ग्लेशियर ना पिघले, इस प्रकार से अन्य किसी देश को ये दंश ना झेलना पड़े। ग्लेशियर क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ग्लेशियर की अगर बात करें तो साधारण भाषा में हम कहते हैं कि हिमनद भी इसको कहा जाता है या बर्फ के पहाड़ के रूप में आप समझ लीजिए। दरअसल ये जो क्रिस्टलीय बर्फ होती है, बर्फ की चट्टानें होती हैं, तलछट और पानी का एक बड़ा 12मासी संचय होता है। 12मासी संचय का मतलब कि वहां पर 12 महीने ये एक जगह उसी रूप में दिखाई देते हैं, उसी रूप में संचित होते हैं। वजन और गुरुत्वाकर्षण जब उसका प्रभाव बढ़ेगा तो ये ढलान से नीचे की ओर फिसलने लगेंगे और एक नदी जैसे बहती है पानी को लेके, ये उसी तरह से बर्फ को लेके नीचे की तरफ बहने लगेंगे, इसीलिए इसे हिमनद भी कहा जाता है। बदलती जलवायु की संवेदनशीलता के ये संकेतक के रूप में भी जाने जाते हैं, अर्थात ये पिघलेंगे, इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोबल लेवल पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक रूप से तापमान में वृद्धि हो रही है। और अगर इनका आकार बढ़ता है तो इसका मतलब कि ग्लोबल लेवल पर ठंडक बढ़ रही है। तो इस प्रकार इनको बदलती जलवायु के संवेदनशील संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी पर कुल पानी जो है, अब क्यों महत्वपूर्ण है, एक नजर इस पर भी डालें तो जो संपूर्ण पृथ्वी पर पानी की मात्रा है उसमें सबसे बड़ा स्रोत आप जानते हैं कि महासागर होता है, लेकिन दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में इन ग्लेशियर्स को जाना जाता है। 2.1% जो ग्लेशियर होते हैं वो पृथ्वी पर कुल जो पानी है उसके सबसे बड़े स्रोत तो हैं ही, लेकिन
जो पीने का पानी है अर्थात जो मीठा पानी होता है उसके ये सबसे बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इनकी महत्ता, इसलिए इनका महत्व और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पानी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत तो है ही, लेकिन मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण और ताजे पानी का 3/4 हिस्सा आप देखेंगे तो इन्हीं ग्लेशियर से प्राप्त होता है। इस वजह से इनका महत्व और बढ़ जाता है। महासागर में जहां 97.2% होता है वहीं इनमें 2.1% पानी होता है, लेकिन पीने के पानी की अगर बात करें तो 3/4 हिस्सा इन्हीं के पास होता है। अब देखिए इनके दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, दो प्रकार होते हैं, पर्वतीय या घाटीय ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर। ये दो रूपों में इनको विभाजित किया जाता है। ग्लेशियर निर्माण कैसे होता है, उसकी स्थिति, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका निर्माण हो, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए ठंडक होनी चाहिए। औसत वार्षिक तापमान कितना हो, तो हिमांक बिंदु के करीब होना चाहिए। हिमांक क्या होता है, जिस बिंदु पर, जिस टेम्परेचर पर पानी जो होता है वो ठोस में कन्वर्ट होने लगे, वो हिमांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस आप पानी के संदर्भ में देख सकते हैं। तो हिमांक बिंदु के करीब अगर औसत तापमान किसी जगह का बना हुआ है तो वहां पर इसके ग्लेशियर्स के निर्माण होने की परिस्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही शीतकालीन वर्षा अगर होगी तो बर्फ का उसमें महत्वपूर्ण संचय होता जाएगा, बर्फ इकट्ठी होती जाएगी। और इस बात में हालांकि सहमति नहीं बन पाई है कि ग्लेशियर के रूप में योग्य होने के लिए किसी जगह का एरिया कितना होना चाहिए, उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटी एक बात जो की जाती है यूएसजीएस के द्वारा अर्थात यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कहा जाता है कि आमतौर पर स्वीकृत जो दिशा निर्देश है उसमें 10 हेक्टेयर इसका एरिया माना जाता है। हालांकि ये कोई सार्वभौम रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं है। अब देखिए पिघलने की तुलना में अगर जमा बर्फ अधिक होगी तो वहां पर ग्लेशियर का निर्माण होगा। पिघलेगी ग्लेशियर ये बात तय है, लेकिन अगर उसकी तुलना में उसके जमा होने की दर ज्यादा होगी, तेज होगी, तो वहां पर ग्लेशियर का निर्माण होगा। अब जब बर्फ कहीं पर गिरेगी तो बर्फ के गिरने के बाद क्या होगा, बर्फ की पुरानी परतों के ऊपर नई परतें जमा होंगी और धीरे धीरे नई परतों के जमा होने की वजह से फिर वो घनी परतों की, जो परतों की श्रृंखला है, जो परतों की नई और पुरानी परतों का जो ढेर होगा वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा और इकट्ठा होते होते धीरे धीरे उनके बीच की जो जगह है अर्थात उनका जो घनत्व है वो काफी बढ़ेगा। उनके बीच में जो वायु के रहने के लिए जगह होती है वो कम होती जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं उसमें एक कंप्रेस्ड अर्थात संपीड़ित, वो और ज्यादा संपीड़न की अवस्था उसमें देखी जाएगी, कंप्रेस्ड होता जाएगा, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स का निर्माण होता जाएगा। और ग्लेशियर्स का निर्माण जो होता है उसके होने की जो प्रक्रिया होती है, इनके जो संपीड़न की प्रक्रिया होती है, कई बार वर्षों तक चलती है, दशकों तक चलती है। अब आप देखेंगे कि बर्फ सिकुड़ती है, फिर उसमें संघनन होता है, फिर कसकर वो पैक होती है, इस प्रकार संपीड़न होगा, कंप्रेस्ड होगी हिम, और उसके बाद आप देखेंगे फर्निफिकेशन की प्रक्रिया होती है अर्थात ये लगातार वो बर्फ जो है इसमें बनता रहता है। लगभग 50 मीटर या 160 फीट अगर होगा तो इसको ग्लेशियर कहा जाता है। अब अपने ही भार से ग्लेशियर क्या करता है कि उसके ऊपर जब भार इकट्ठा होने लगेगा तो धीरे धीरे ये इसमें मोबिलिटी, इसमें गतिशीलता आएगी, ये धीरे धीरे गति करना शुरू करेगा। और जब ये गति करेगा तो ग्लेशियर के अलग अलग हिस्से धीरे धीरे अलग अलग चाल से सरकेंगे। और इसी प्रवाह के बीच में आप देखेंगे कि जो बहती है जब ये बर्फ, तो बहती बर्फ का जो आधार होता है उसकी तुलना में तेजी से आगे बढ़ेगा उसका बीच का हिस्सा। कुल मिला के जब प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल आप समझ लें कि पहाड़ अगर कोई है, यहाँ पर बर्फ जम रही है, तो लगातार ग्लेशियर्स के बनने की वजह से जब वेट ज्यादा होगा तो धीरे धीरे वो रास्तों के माध्यम से वो बर्फ बहना शुरू करेगी। तो ये मोटा मोटी इसकी प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि हिमांक बिंदु के आसपास तापमान होगा तो वहां पर बर्फ का निर्माण होगा। आगे अगर बात करें अब क्यों गायब हो रहे ग्लेशियर, ये भी एक चिंता का विषय है। तो दरअसल इनके गायब होने के लिए जिम्मेदार भी हम और आप ही हैं, क्योंकि हम ही और आपके द्वारा 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तेजी से प्रदूषणकारी तत्वों में वृद्धि हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने की मानवीय गतिविधियां उनमें काफी तेजी से वृद्धि हुई। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ऐसी गैसें निकली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानते हैं। इसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी आती है, हमारे यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी आती है और ग्रीन हाउस गैसों की एक लेयर होती है। इस लेयर के माध्यम से कुछ गैसें सूरज की जो है यहाँ पर आती हैं, अवशोषित होती हैं और कुछ गैसें परावर्तित होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी ये ग्रीन हाउस गैसों की जो लेयर होती है ये कुछ गैसों की मात्रा को दोबारा यहाँ पर वापस भेजती है और
इसी को जब ये दोबारा वापस आती हैं तो इसको अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज्यादा होगी तो इन गैसों के दोबारा लौटने की प्रक्रिया जो होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, अंतरिक्ष में ये इनके लौटने की जो मात्रा है वो कम होगी, और इससे क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी, और इस प्रकार जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है वो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण का परिणाम होती है, अर्थात बढ़ती मात्रा का परिणाम होती है। जितनी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसों की लेयर मोटी होगी, उतनी ज्यादा मात्रा में वापस लौटने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उनमें कमी आएगी, और पृथ्वी पर रहने वाली अवशोषित होने वाली किरणों की संख्या ज्यादा होगी। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी। 1880 के बाद से वैश्विक औसत तापमान आप देखें 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह सूर्य है, सूर्य का यहां पर रेडिएशन आ रहा है और यहां पर दोबारा वापस जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये जो लेयर है ये ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है, और इसमें से कुछ मात्रा यहां पर भेजी जा रही है। अब ये प्रोसेस कैसा है, तो ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। स्वाभाविक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता पृथ्वी का टेम्परेचर तब -18 डिग्री सेल्सियस होता, और ऐसी दशा में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ऐसी दिशा में जो सामान्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, पानी दिखाई दे रहा है वो आपको शायद उतना बेहतर स्थिति में नहीं दिखाई देता। तो ये इतनी कंडीशन तो आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ आप इधर का पक्ष आप देखें, यहां पर जो स्थिति है ये नेचुरल नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है वो यहां पर इतनी मोटी थी, यहां पर इसकी मोटाई आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा हो गई। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, सूर्य से आने वाली जो किरणों की मात्रा थी, यहां से लौटने वाली किरणों की मात्रा कम हो गई। यहां पर देखें आप, किरणें ज्यादा मात्रा में लौट रही हैं, यहां पर कम मात्रा में लौट रही हैं, और यहां पर जो वापस आने वाली मात्रा है वो काफी बढ़ गई। और ऐसी दशा में वैश्विक तापमान की घटना ज्यादा मात्रा में होगा, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से फिर वही घटना होगी जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिसका परिणाम हाल ही में आपने वेनेजुएला में देखा है। इसमें आप देखें ये एंडीज पर्वतमाला जो है वहीं पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के इस हिस्से में यहाँ वेनेजुएला की स्थिति है। और इसी में एंडीज पर्वतमाला का जो विस्तार है वो आप देखें अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला तक है। यहीं पर हम्बोल्ट ग्लेशियर था, और पिछले 7 दशकों में आप देखेंगे तो 0.10 डिग्री सेल्सियस की उच्च दर से यहां पर ये टेम्परेचर, तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसका ये परिणाम है कि ये जो संभावित, जो माना जा रहा था जिस तिथि तक ये विलुप्त होगा, उससे पहले ही ये ग्लेशियर गायब हो गया। अब आप देखेंगे एक घटना और जिम्मेदार है, वो है अल नीनो। अल नीनो की अगर बात करें, अल नीनो आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर है वहां पर पानी के असामान्य रूप से गर्म होने के लिए अल नीनो जिम्मेदार होता है। अल नीनो जो है वो 1600 के आसपास कुछ मछुआरों ने इसको प्रशांत महासागर के जो विषुवतीय मध्य और पूर्वी क्षेत्र में इसको देखा गया था, और इसको उस समय उन मछुआरों द्वारा अल नीनो डी नवीदाद नाम दिया गया था। तो अल नीनो का भी इफेक्ट है, इसकी वजह से भी ये ग्लेशियर्स जो वहां पर गर्म प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको भी एक कारक माना जाता है कि इसने उसमें चार चांद लगाने का काम किया, अर्थात पिघलाने के मामले में। 2023 की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिमालय पर्वत जो है वो भी अगले शताब्दी तक, अगली जो शताब्दी है वहां अगर देखें तो 80% यहां के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे अगर इसी गति से तापमान में वृद्धि होती रही तो ये एक चिंता की बात है। आपको पता होगा कि 2019 में आइसलैंड में एक ओकजोकुल नाम का ग्लेशियर था, वो भी पिघल गया था। विश्व के कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं जो कि काफी बड़े, अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो लेबर्ट फिशर है आपका अंटार्कटिका में, इसी तरह से हबर्ड है अलास्का में, सियाचिन ग्लेशियर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो विश्व में कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं, लगभग 2 लाख इनकी संख्या है, लेकिन बड़े ग्लेशियर्स की बात करें तो लगभग 1000 ग्लेशियर्स हैं। तो ऐसे में इन ग्लेशियर्स की महत्ता मीठे पानी की वजह से, पीने योग्य पानी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इनका संरक्षण आवश्यक इसलिए भी बनता है क्योंकि हमें, अगर इन ग्लेशियरों को हम बचाने में सफल नहीं रहे तो पीने योग्य पानी का संकट सबसे प्रमुख रूप से हमारे सामने होगा। तो क्या होगा प्रभाव में, सबसे पहला कारण यही होगा कि अगर ये ग्लेशियर समाप्त होते हैं तो पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हमारी जो निर्भरता है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर होगी, इस वजह से इनका महत्व है। दूसरा यह है कि नीचे की ओर पानी के तापमान को ये ग्लेशियर ठंडा रखते हैं, अर्थात ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं
तो नीचे की जगहों पर भी पानी का तापमान ठंडा रहता है और इन ठंडे तापमान में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि खाद्य जाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अगर वो जीव न रहें तो बहुत खाद्य जाल का जो सामंजस्य है वो गड़बड़ हो जाएगा। कीस्टोन प्रजातियां होती हैं, तो ऐसे जलीय प्रजातियों के लिए भी ये ग्लेशियर महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो ये जो कीस्टोन प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, खाद्य जाल का संतुलन खराब हो जाएगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। अगर ग्लेशियर्स बड़ी मात्रा में पिघल गए तो समुद्र जल का स्तर जो है उसमें काफी वृद्धि होगी, छोटे मोटे द्वीप उसमें डूब जाएंगे, बाढ़ जैसी घटनाएं आएंगी, सुनामी जैसी चीजें सामने आएंगी। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो बर्फ की चादरें हैं, जो ग्लेशियर्स का दूसरा प्रकार है, अगर ये पिघलेंगे तो बड़े मात्रा में उसका प्रभाव पृथ्वी पर देखा जा सकेगा। अभी जो ग्लेशियर पिघला है अर्थात हम्बोल्ट काफी छोटा ग्लेशियर है, लेकिन अगर इस प्रकार की बड़ी चादरें पिघलेंगी तो उसका व्यापक प्रभाव धरती पर देखा जा सकेगा, जो हमारे लिए चिंता की बात है। आगे देखें, ग्लेशियर क्षेत्र जो है वो केवल इसी दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप देखें तो सांस्कृतिक रूप से भी इनका महत्व है, क्योंकि किसी भी स्थान की विशेष संस्कृति के लिए ग्लेशियर जाने जाते हैं। वहां की सांस्कृतिक पहचान के तौर पे जाने जाते हैं, वहां पर्वतारोहण के लिए और साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी इनका महत्व होता है, क्योंकि इन विशेष ग्लेशियरों को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। जैसे भारत की अगर बात करें तो गंगोत्री, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, वो ग्लेशियर पर्यटन के लिहाज से भी महत्व है, उसका विशेष सांस्कृतिक महत्व भी है, तो इस लिहाज से भी इन ग्लेशियरों का अपना महत्व है। तो इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रित करें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करें, और हम सब एक सामूहिक रूप से प्रयास करके इन ग्लेशियरों को पिघलने से रोकें, ताकि मीठे पानी के स्रोत हमारे जीवन में बने रहें। अंत में हम आते हैं अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि निम्न देशों में से किस देश की सीमा वेनेजुएला की सीमा से नहीं लगती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा वेनेजुएला से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा गुयाना, तीसरा ब्राजीलिया, चौथा इक्वेडोर। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।